नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और या कोई दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। खासकर यूपीएससी के लोगों के लिए यह सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्या पता इसमें से आपके जीके के लिए या जनरल साइंस के लिए क्वेश्चन जो है परीक्षा में अच्छे अंक दिला जाए। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके निकोटीन पाया जाता है चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफ़ी के बीजों में या नीम के पानी में। चलो ये तो क्वेश्चन आपके जो 8वीं कक्षा का बच्चा है वो भी बता सकता है। इसका सही आंसर होगा आपके तंबाकू की पत्ती में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कीट बख्शी पौधा है। अभी आपको क्वेश्चन लगेंगे कि बहुत सरल है, लेकिन जहाँ जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं वहाँ कहीं से कुछ भी आ सकता है और जो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ज़रूर आती है जो आप छोड़ के चले जाते हैं कि इसकी जो हमारे बहुत टफ आएगा और टफ चीज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है और आसान भी आ सकता है। आपके लेयर से भी आ सकता है, जो आपका चैप्टर है उसके ऊपर वाली लेयर से भी आ सकता है, अंदर वाली लेयर से भी आ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। कीट बख्शी पौधा है अमरबेल, ड्रोसरा, गुलाब और नागफनी। इसका सही आंसर आपके बी है, ड्रोसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। किसको मिला? वाटसन और क्रिक को, या डॉक्टर ए.जी. खुराना को, या रॉबर्ट हॉक को, या ब्रिगस एंड किंग को। तो इसका सही आंसर आपके होगा ए, वाटसन एंड क्रिक को। जो इसका सही आंसर है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला वाटसन और क्रिक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकता के जनक हैं। ये क्वेश्चन आपको जब से आपने साइंस पढ़ना शुरू किया है तब से आपको पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप भूल गए तो हम आपको बताते हैं। आनुवांशिकता के जनक है मेंडल। इसका सही आंसर होगा डी, मेंडल। मेंडल का जो एक आपको बताया गया था आपके एग्ज़ाम में, जो मटर के साथ में एक्सपेरिमेंट किया गया था वो याद कीजिएगा, वही है मेंडल का आनुवांशिकता के जन्मदाता है मेंडल। अब आगे देखिए, आलू क्या है। अब आलू जड़ है, तना है, फल है या बीज है? आलू तो गोल गोल होता है, आप सोचिए क्या है? इसका भी सरल सा जवाब है आपके बी। इसका जो आलू है वो तना होता है। इस ज़्यादातर बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा बी, तना। अब है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था लुई पास्चर ने, डॉक्टर जेनल ने, लिस्टर ने या साल्क ने? तो इसका सही जवाब आपके होगा बी, डॉक्टर जेनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? अब ऐसी कौन सी बीमारी है जिस पर काबू पा लिया गया है? टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर या मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर? कौन सी बीमारी है जिस पर काबू पा लिया गया है? इसका सही आंसर आपके होगा बी, ए जो है टीबी। टीबी जो है उस पर काबू पा लिया गया है पूर्ण रूप से। हाँ हो जाती है, ऐसा नहीं है कि टीबी नहीं होती, हो जाती है, लेकिन इसका इलाज है। अब जो है, भारत के लोगों की वसा में क्या पाया जाता है? अब भारत के लोगों का याद रखना, आपके क्वेश्चन और दूसरा आ सकता है। आप कहेंगे मैडम ने ये बताया, ये गलत हुआ, लेकिन हम पूछ रहे हैं भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है 1 से 12 ppm DDT, या 1 से 30 ppm DDT, या 31 से 50 DDT, या DDT बिल्कुल नहीं है। सोचिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 1 से 30 DDT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है। जो प्राकृतिक कीटनाशक है एजाडिरकटिन, वो किससे प्राप्त होता है? तंबाकू से, नीम से, आम से या पपीते से? इसका सही आंसर होगा बी, नीम से। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, एंटीबायोटिक होती है। अब आप जब भी, अब आजकल तो प्रचलन हो गया है, कहीं पे भी किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, हम कहेंगे हमने घर पे पड़ी हुई दवाई ले ली थी, तो वो बोलेंगे आपने एंटीबायोटिक नहीं ली इसलिए आप ठीक नहीं हुए थे। ये सुना होगा आपने, आप गए होंगे डॉक्टर के पास में, डॉक्टर यही सबसे पहले कहता है कि आपने एंटीबायोटिक नहीं ली, आपने, जैसे आपको बुखार हो गया,
आपने घर पे जो पैरासीटामोल पड़ी है ले ली और आपका बुखार सही नहीं हुआ, फिर आप डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर साहब हमने ना मेडिकल से दवाई लेके आए थे, हम ठीक नहीं हुए। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपने एंटीबायोटिक नहीं ली इसलिए आपका बुखार ठीक नहीं हुआ। अब ये एंटीबायोटिक जो होता है वो क्या होते हैं, पौधे है, दवाई है, सिरप से या टॉक्सिन से, क्या है? इसका सही आंसर होगा आपके बी, एंटीबायोटिक क्या है, दवाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीट में कौन दूध को दही बनाता है? अब आपके घर में रोजाना दूध जमता है और दही बनता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसमें कौन सा जीव जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो दूध को दही बना लेता है? खमीर, लैक्टोबैसिलस, राइजोपस या राइजोबियम? ये भी बहुत सरल सा इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंजा जिसको H1N1 को बोलते हैं को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है मैड काउ डिजीज के रूप में, स्वाइन फ्लू के रूप में, कॉमन फ्लू के रूप में या रेबीज के रूप में? तो इसका सही आंसर आपके होगा स्वाइन फ्लू के रूप में। इन्फ्लुएंजा जो है वो स्वाइन फ्लू के रूप में। अभी ये सर्दियाँ चल रही है तो सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा स्वाइन फ्लू होने की आशंका रहती है। जो आपके जो जुकाम के लक्षण दिखते हैं आपके शरीर में, आपको लगता है कि जुकाम हो गया है, तो वो इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रडार का आविष्कार कौन था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल या ऑस्टिन? इसका सही आंसर आपके होगा ए, रॉबर्ट वाटसन। अब भाई राडार नहीं होता ना तो कुछ भी नहीं होता, ध्यान रखना, ना तो आपके फ़ोन होते ना मैं आपको पढ़ा पाती, कुछ नहीं होता, इसलिए राडार बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त पदार्थ होता है, ठीक है ना, विषाक्तन है, उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका कौन सा जो शरीर का ऑर्गन होता है वो इफेक्ट होता है इससे? एफ्लाटॉक्सिन से, ठीक है ना। एफ्लाटॉक्सिन जो खाद्य है वो एक जहरीली चीज़ है, जो इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अगर इसका आंसर हृदय होगा, फेफड़ा होगा, वृक्क होगा या यकृत होगा? इसका सही आंसर होगा आपके डी, यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B1 और विटामिन B12। विटामिन B2 होगा या B12 होगा, B6 होगा या B1 होगा? तो इसका सही आंसर आपके होगा विटामिन B12, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? Which of the following is an instrument for measuring blood pressure? आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम है या ज़्यादा है? आज ये भी आपने चीज़ आजकल बहुत देखी होगी, सब में या तो ब्लड प्रेशर कम होता है या ज़्यादा होता है। डॉक्टर को कैसे पता चलता है? डॉक्टर कैसे इसको मेज़र करता है या नापता है? तो उसके लिए जो यंत्र होता है ना, जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कौन सा होता है? स्पेरोमीटर होता है, अनीमोमीटर होता है या स्पिग्मोमेनोमीटर होता है या आमीटर होता है? सोचिए। ये आपके अगर मान लो क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आता है तो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी में काम में आने वाला है आपके। तो इसका सही आंसर होगा स्पिग्मोमेनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? अब चलिए, ये जो है आपके बिजली के तार तो लोहे से भी बने होते हैं, तांबे से भी बने होते हैं और एल्यूमिनियम से भी बने होते हैं, लेकिन बिजली किससे बनती है? कौन सी धातु से बनती है? तो इसका सही आंसर आपके होगा ए, यूरेनियम। अब आप एग्जाम में क्या इसी में कंफ्यूज हो जाते तो होते हो कि बिजली तो चलो अपने तार जो मिलते हैं लोहे के भी मिलते हैं, तांबे के मिलते हैं, एल्यूमिनियम के भी मिलते हैं, अब इससे बनेगा क्या, इससे बिजली कैसे बनेगी? तो इसका सही आंसर होगा यूरेनियम जो धातु है उससे बिजली उत्पन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लोलक की काल अवधि, टाइम पीरियड, ठीक है ना, कौन सा है? लोलक आपको पता है जो घड़ियाँ होती है, पुराने ज़माने की घड़ियाँ आपने देखी है, उसके नीचे जो एक घंटा होता है वो जैसे घूमता है, वही चीज़ लोलक की श्रेणी में आती है। तो
लोलक की काल अवधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, या तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। जो लोलक का जो पीरियड होता है सही उसी जगह पर वापस जाने का, वो पीरियड कैसे कंप्लीट करता है, तो वह कंप्लीट करता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। अब जैसे एक लोलक है, उसकी एक लोलक की लंबाई इतनी है, एक लोलक की लंबाई इतनी है। अब इसमें जो लोलक की लंबाई है उस पर ही उसकी जो टाइम पीरियड है वो निर्भर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, आकाश की ओर। ये भी एक नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन और ज़्यादातर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि जो चुंबक है वो उत्तर और दक्षिण दिशा को से ही प्रभावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? अब एक आपने कांच की नली ने ले ली, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? अब उसको श्वेत प्रकाश को पैदा करना है नली में, तो तांबे के तार को गर्म करके करेंगे, या तंतु को गर्म करके करेंगे, या परमाणु को उद्वेलित करके करेंगे, या अणुओं को दलित करके करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा तंतु को गर्म करके। तंतु जो होता है बहुत ही पतला छोटा धातु का तार बनाता है, ठीक है ना। बहुत ही पतला तंतु, अपने बाल होता है ना, बाल से भी पतला हो जाए तो उसको कहते हैं तंतु, ठीक है ना। तो तंतु को गर्म करके हम सफ़ेद प्रकाश को उत्पन्न कर सकते हैं एक नली में। चलिए नेक्स्ट, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती है? अब देखिए, जो महासागर होता है उसमें जल तरंगें उड़ती है ऊंची ऊंची, वो किस कारण से होती है? भूकंप से होती है, सूर्य से होती है, तारों से होती है, या चंद्रमा से होती है? यह सारे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ वो आपने अपनी स्कूल में पढ़ रखे हैं। जनरल साइंस है, जनरल साइंस और कहीं से नहीं आती है, ज़्यादातर आपके स्कूल के सिलेबस से ही आती है, और ये तो आपके टीचर ने भी आपको कूट कूट के बताया होगा। अब आप देखिए, इसका सही आंसर होगा डी, चंद्रमा से। जो चंद्रमा का जो है चांद, ठीक है ना, जो आपने अमावस्या के बाद में जो तिथियां जाती है उन तिथियों के साथ में जो चांद है बढ़ता है, और पूर्णिमा के बाद में जो तिथियां आती है उसके बाद में घटता है। वैसे ही महासागर की जो जल तरंगें हैं वो ऊपर और नीचे होती है। चलिए आगे का क्वेश्चन ये देखिए। अब मैंने आपको बताया था ना, अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था कि महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे प्रभावित होती है? चंद्रमा से। अब यहाँ देखिए, ये जो आपके चंद्रमा है, ये देखिए ये जा रहा है, उसके साथ में जल तरंगें भी जा रही उठ रही है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, या ठोस को पिघलाने से। यदि आपको अपना कमरा ठंडा करना है, आप करते हैं ना, अब तो सभी करते हैं अपना अपना कमरा ठंडा, ठीक है ना। कैसे करते हैं? एसी से करते हैं ना, करते हैं। अब आपको अपना कमरा ठंडा करना है, आपके लिए 4 आंसर आ जाए कि पानी के बहने से, पानी से भी ठंडा होता है, ठीक है ना। तो गैस से क्या ठंडा, तो गैस से तो गर्म होगा, ठोस को पिघलाने से तो उससे भी गर्म ही होगा। कमरे को ठंडा कैसे कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, जो कि आजकल एसी में सिस्टम लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है ना। प्रकाश जो होता है हमें कैसा वाइट दिखता है, ठीक है ना, एकदम सफ़ेद जगमग प्रकाश, लेकिन वह जगमग सफ़ेद प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। उसको अलग अलग कलर में देखना है आपको, तो आप कैसे देखेंगे? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। देखिए, एक प्रिज्म जो है एक त्रिभुज के आकार का कांच का बना हुआ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि आपको फिजिक्स की लैब में मिल जाएगा, ऐसा होता है। और अब इसमें अगर आपने एक सफ़ेद रंग के प्रकाश को गुजारा, ठीक है ना, अब उसमें से जो अलग अलग कलर में आपको दिखाई देंगे, 7 रंग जो होते हैं वो दिखाई देंगे। तो
यह इसका आंसर भी मेरे हिसाब से प्रिज्म ही होगा, क्योंकि जैसे ही प्रकाश इस पे गिरता है और जब वापस प्रकाश बाहर निकलता है तो अलग अलग 7 रंगों में हमें दिखाई देता है। तो इसका आंसर भी ए ही होगा। ये जो है 7 रंग में हमको दिखाई देता है। ठीक है, फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है। फिल्टर से कैसे करेंगे? पौधों के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। सारे आंसर गलत है। एक खाली प्रिज्म ही ऐसी चीज है जिससे आप प्रकाश के जो श्वेत रंग है उसको अलग अलग रंगों में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, अब देखिए सूर्य ग्रहण अपनी ज़िंदगी में आपने बहुत देखे होंगे, हमने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत देखे हैं, लेकिन यह कब होता है? जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। तो इसका सही आंसर आपके होगा ए, जब चंद्रमा बीच में हो, एक तरफ पृथ्वी हो और एक तरफ सूर्य हो, तब और बीच में चंद्रमा आ जाए तब होता है सूर्य ग्रहण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये ग्रहण की स्थिति है। ये जो अर्थ है ये हमारी पृथ्वी यहाँ पे, ठीक है, और इस पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा चक्कर लगाता है, ठीक है ना, ये चंद्रमा यहाँ चक्कर लगा रहा है, ये देखिए, ठीक है, और इधर है सूर्य, ये आपके सूर्य देवता है। अब इसमें बीच में जैसे ही ये देखिए, जैसे ही इसके बीच में काला काला हो रहा है ना धरती की ओर, तो ये ही है आपका सूर्य ग्रहण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा दिन कब होता है? 23 सितंबर को या 23 दिसंबर को, 23 जून को या 23 अप्रैल को? इसका सही आंसर होगा ए, 23 दिसंबर को। ठीक है, अब आगे बढ़िए। सोने को गोला जा सकता है। अब देखिए, कुछ अभी हमने पढ़ा है कि चोर आते हैं, और चोर नहीं होते हैं वो लोग, मान लो कुछ बेचने वाले या लेने वाले ऐसे होते हैं, कुछ सफाई करने वाले लोग होते हैं, वो घर में आके बोलते हैं कि भाई बहन जी, आप सोना आपका मैला हो गया है, चलो सोने को धोकर हम साफ कर देते हैं। तो वो अपने साथ में एक ऐसा एसिड लेके आते हैं, उस एसिड में जैसे ही धोते हैं हमारा सोना ऊपर से जो एक लेयर है हटकर उनके साथ में चली जाती है। अब सोचिए सोने का भाव क्या है, और थोड़ा सोना सबके घर से लेके चला जाए तो वो कितना ले जा सकता है। तो वह कौन सा घोल है सोने को, जिसमें सोने को घोला जा सकता है? सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में? तो इसका सही आंसर होगा कि यदि आप 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लेते हैं और 1 भाग आप नाइट्रिक अम्ल का लेते हैं तो उसमें सोना घुल जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? भाई क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है आपके, है ना, आपको पढ़ने में भी बड़ा मजा आएगा, और आपको मतलब पढ़ने में मजा ऐसा आएगा कि जो चीज़ रोजाना देखते हैं ना उससे संबंधित जो होता है वो हमें पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? इथाइल अल्कोहल से, मिथाइल आइसोसाइनाइड से, या पोटेशियम साइनाइड से, या इथाइल आइसोसाइनाइड से? तो इसका सही आंसर होगा पोटेशियम साइनाइड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? अब चलिए, हाइड्रोजन को जब जलाते हैं, ठीक है ना, अब इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो तो H2 ही होगा, ठीक है। अब उसको जलाएंगे तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगी, राख बनेगी, मिट्टी बनेगी, या पानी बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तांबा, चांदी, सोना और लोहा? तो इसका सही आंसर आपके होगा डी, लोहा। जो मायोग्लोबिन में है उसमें लोहा धातु होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से, एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से? तो इसका सही आंसर होगा एक पेड़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पित्तल कौन सी धातु का मिश्रण है?
यह भी आपके स्कूल लाइफ से आया हुआ क्वेश्चन है और आप याद कीजिए। थोड़ी सी देर में आपको टाइम देती हूँ, इतने में आप याद कीजिए। याद आया आपको? चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं, तांबा और जस्ता। थोड़ा तो दिमाग पे जोर लगा लिया करो। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? अब चलिए लोहा कहाँ से प्राप्त करते हैं? शरीर से, पालक से, मछली से या दूध से? मनुष्य, देखिए आप एक बार सुनिए, पढ़िए, ठीक है ना। अब आप ऐसा सोचेंगे कि लोहा जो हम लोहे की चीजें बना रहे हैं उसका नहीं, ये क्या पूछ रहा है आप? क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आप ऐसा सोचेंगे कि भाई लोहा है, धातु है, धातु की चीजें जो हम दिन रोजाना काम में लेते हैं वो नहीं। जो हमारे शरीर के, मनुष्य के जो शरीर जीव होते हैं बहुत सारे, वो जीवों में से मनुष्य एक जीव है, सजीव है, ठीक है ना। उसको शरीर में लोहा किससे प्राप्त होता है? ठीक है ना। तो अब ये मछली से, दूध में प्रोटीन होता है, मछली से भी प्रोटीन मिलता है, लेकिन जो पालक है उस पालक से मनुष्य को, शरीर को लोहा मिलता है। और लोहे से क्या होता है? हमारे ब्लड की वृद्धि होती है, इसलिए रोजाना पालक खाया करो, नाक मत सिकोड़ा करो। आगे चलिए। लोह आवश्यक है हीमोग्लोबिन व आरसीबी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, या उपरोक्त सभी? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अभी मैंने आपको लोह पदार्थ बताया था ना, तो लोहे से देखो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन और आरसीबी का भी निर्माण होता है। आरसीबी यानी रेड ब्लड सेल्स। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी अच्छा है, शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए आवश्यक होता है। लोह तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए हमेशा नहीं खा सकते, तो हरी पत्तेदार सब्जी सप्ताह में 2 बार जरूर खाइएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? केले में, सेव में, दूध में और हरी पत्तेदार सब्जी में। यह मैंने अभी आपको बताया था, आपको हाथों हाथ इसका आंसर आ जाएगा, हरी पत्तेदार सब्जी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। इसका सही आंसर आपके होगा बी, द्रव्यमान और त्वरण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी राशि सदिश नहीं है? देखिए सदिश मतलब एक ही दिशा में बहने वाली नहीं है, ठीक है। उसके तो फिर वह कौन सी होगी? विस्थापन, वेग, बल और आयतन। इसका सही आंसर आपके होगा डी, आयतन। आयतन आप किसी भी दिशा से देख सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते समय आप फटाफट उत्तर देने की जल्दबाजी मत कीजिए। इसमें जो नहीं लिखा है ना उसको भी साथ में आराम से पढ़िए, तब आपको इसका उत्तर भी पता चल जाएगा। आप क्या करते हो, फटाफट में जैसे सदिश देखते हो आंसर दे देते हो, लेकिन सदिश मत देखो, इसमें जो नहीं लिखा हुआ है उसको भी देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर या 100 सेंटीमीटर। छोटा सा प्यारा सा सवाल है, इसका उत्तर है सी, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, ये देखिए आ गया ना स्कूल से सवाल। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? इसका सही जवाब होगा सी, ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? अब जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है उसका जो अणु होता है उसका आकार कैसा होता है? उसका आकार त्रिभुज के जैसा होता है या अष्टभुज के जैसा होता है या समतलीय होता है या चतुष्फलकीय होता है? कैसा होता है? चलिए आगे हम बताते हैं। इसका सही जवाब होगा अष्टफलकीय। आगे बढ़ते हैं। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ उसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? एक तत्व, देखिए पढ़िए, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में, इसको टुकड़े कर करके पढ़िए। X की तत्व है X, उसकी जो है कौन सी कक्षा है? बाह्यतम कक्षा है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है।
इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए, आपको उत्तर याद हो जाएगा। हाइड्रोजन के साथ, अब ये भी देखिए आगे और देखिए, जो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, इसका सही आंसर है डी, XH4। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ है ना, और वो जो X है उसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। जब कोई भी X4 हाइड्रोजन के साथ में यौगिक बनाएगा, H4 जो है, देखिए H4 है जो हाइड्रोजन के साथ में, H तो एक ही है और X4 है, X कितना है? 4। जब ये यौगिक बनाएंगे तो क्या बनेगा? XH4। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का बेसिक और एसिडिक, बेसिक, एसिडिक और उदासीन। इसका आंसर है आपके ए, बेसिक और एसिडिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, आराम से पढ़िए, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर होगा बी, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? इसका सही आंसर होगा डी, 2, 8, 8, 2। आगे बढ़िए। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन, जिससे नया जीव उत्पन्न होता है, वह इस क्रिया को निषेचन कहते हैं, ठीक है ना। तो वह निषेचन कहाँ पे होता है? नर और मादा जो है उससे निषेचन, नया जीव उत्पन्न होता है, वो कहाँ पे होता है? गर्भाशय में होता है, अंडवाहिनी में होता है, अंड ग्रंथि में होता है, या योनि मार्ग में होता है? तो इसका सही आंसर होता है अंडवाहिनी। और उसके बाद में, निषेचन होने के बाद में जो शिशु है आगे बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? अब देखिए इसको भी आराम से पढ़िए। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला, देखिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ATSH। चलिए आगे बढ़ते हैं। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? ठीक है ना, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए इसका आंसर आपके होगा C, 31। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में, या तंत्रिका कोशिकाओं में? इसका सही आंसर होगा कशेरुक रज्जु में। अब देखिए हम तो सोचते हैं कि दिमाग ही है जो सबको, या तंत्रिका तंत्र है जो सबको नियंत्रित करता है, लेकिन जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने कहाँ पे किया जाता है? कशेरुक रज्जु में। क्यों? क्योंकि उसी में से तंत्रिका तंत्र की जो जितनी तंत्रिकाएं हैं वह पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? जो रोशनी वाले बल्ब होते हैं ना, उसके बीच में, अभी मैंने आपको तंतु बताया था पहले फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में, जो बाल के रूप में होता है, बाल के जैसा होता है, वो कौन सी धातु से बना होता है? देखिए इसका सही आंसर है डी, टंगस्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? डिहाइड्रेट बर्फ को, पहाड़ों पर गिरने वाली प्राकृतिक बर्फ को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को? सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को।
आप आजकल बहुत मतलब फ़ोन तो चलाते होंगे, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, उस पर बहुत सारे लोग शुष्क जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसका यूज करके बताते हैं आपको। उससे अब वो सफ़ेद कलर का धुआं निकलता है और ये सब उस पर पानी डालने पे, तो वो ये है शुष्क बर्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? अब देखिए, सामान्य ताप पर द्रव्य है, ठीक है ना, इसको आप देखिए, सामान्य ताप पर द्रव्य सीसा, पारा, निकिल और टीन। इसका सही जवाब होगा पारा, ठीक है ना। पारा जो है सामान्य ताप पे द्रव ही बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? अब नाम से ही पता चल रहा है, दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा आपके सी, सूर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? अर्धचालक के रूप में, ठीक है ना। इसका सही आंसर आपके होगा बी, जर्मेनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, मैकेनिकल ऊर्जा को या मैग्नेटिकल ऊर्जा को? टरबाइन, देखिए पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए, टरबाइन और डायनेमो, इन दोनों से जो बिजली प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, उसमें कौन सी विद्युत ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? आपको क्या पूछ रहे हैं, कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? बिल्कुल सही जवाब है इसका, क्या है, मैकेनिकल ऊर्जा। क्योंकि टरबाइन और डायनेमो में जो होती है मैकेनिकली ऊर्जा होती है और उसको वो परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। चलिए आगे। कलक्कम एटॉमिक पावर प्लांट में किस ईंधन का प्रयोग होता है? इसका आंसर हम आपको बता ही देते हैं, इसका सही आंसर होगा थोरियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे सख्त कौन है? अब देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा टॉप का है। हीरा, ग्लास, क्वार्टर और प्लेटिनम। इसका सही आंसर आपके होगा हीरा। निम्न में से सबसे सख्त कौन है? हीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना और ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऊर्ध्वपातन। कपूर जो होता है, जब उसको गर्म करते हैं तो वो पिघलता नहीं है, ठीक है ना, द्रव में बदलता ही नहीं है, सीधा वाष्प और वाष्प से ठोस, ठोस से वाष्प, बस इतनी ही प्रक्रिया चलती है इसकी, जिसकी जो द्रव अवस्था है कभी आती ही नहीं है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है? अब जो खाने की जो वस्तुएं हैं उसके लिए कौन सा पदार्थ परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड। सही आंसर होगा इसका सोडियम बेंजोएट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस, आप देखिए हंसाने वाली गैस आपको याद ही होगी, इसका सही आंसर है सी, नाइट्रस ऑक्साइड। ये घर में छोड़ते रहिए, आपके घर में खुशियाँ आती रहेगी, सब हंसते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये क्वेश्चन भी सरल सा है लेकिन इसको सभी गलत कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। लेकिन जनरली भाषा में हम यही बोलते हैं कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत निकल रही है अपने गाड़ियों में से, लेकिन गाड़ियों में से जो निकलती है वो गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का सम्मिश्रण। इसका सही आंसर होगा आपके मीथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल या कटिंग तेल। बताइए इसका आंसर, इसका सही आंसर होगा आपके ए,
जो साबुन बनाते हैं उसमें वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, हीमोलाइसिस, मैकेनिकल ऊर्जा या पैरालिसिस। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण के लिए, ठीक है ना, ये देखिए आराम से क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पता चल जाएगा। खून के शुद्धिकरण के लिए, तो इसका सही आंसर आपके होगा डायलिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, चमड़ी को एकदम ताज़ा तरोताज़ा रखिए। कौन सा विटामिन से रखिए? इसका सही आंसर होगा विटामिन सी, खट्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन और इंसुलिन। इसका सही जवाब होगा आपके डी, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में मधुमेह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? नारंगी में, अंडे में, हरी सब्जियों में या दूध में? ये आप बहुत काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में, तो इसका सही आंसर होगा सी, हरी सब्जियों में। आगे बढ़िए। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो इसका सीमेंट और अस्थियां, देखिए सीमेंट और अस्थियों में विद्यमान, दोनों में होता है, हमारे शरीर के अस्थियों में भी होता है और सीमेंट में भी होता है। सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस कौन सा होगा भाई? इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है ना। आयोडीन, कैल्शियम, लोहा और जस्ता। शरीर में खून की कमी हो जाती है, किससे होती है? लोहे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, टोकोफेरॉल। इसका सही आंसर होगा टोकोफेरॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? जो आपके जब भी कुछ लग जाती है और आपके ब्लड निकलता है और उस वक्त आपके शरीर पे जो थक्का बनता है, कौन से विटामिन के कारण बनता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन के कारण। तो आज का जो आपका हमारा सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। आगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ में और इम्पोर्टेंट जो हेल्पफुल क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। बाय बाय।